नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो या स्पोर्ट्स की या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। आरएसएस ने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पारित कर बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने की अपील की है। प्रस्ताव में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को राजनीति बताकर इसके मजहबी पक्ष को ना करना सत्य से मुंह मोड़ने जैसा है, क्योंकि अधिकतर पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप की मांग की गई। सभा में कहा गया कि बांग्लादेशी हिंदू समाज के लिए एकजुटता दिखाएं। सामाजिक जीवन में कहीं भी समस्या दिखे तो उसके बारे में समाधान खोजना शुरू करें। केवल सरकार को ज्ञापन देना, सुझाव देना, ये आरएसएस के सोचने का ढंग नहीं है। संघ के सोचने का ढंग यूनिक है। हम समाज की शक्ति के आधार पर समाज के सभी प्रश्नों का समाधान करते हैं। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंसा सिर्फ एंटी हिंदू ही नहीं बल्कि एंटी भारत विरोधी भी है। मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल फोर्सेस भी बांग्लादेश में हिंदू और भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान, डीप स्टेट वगैरह हिंदू और भारत के खिलाफ बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट कहा जा रहा है। जस्टिस उपाध्याय ने इस घटना को लेकर साक्ष्य और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंटरनल जांच शुरू की थी। दरअसल 14 मार्च को होली की रात करीब 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। वो दिल्ली से बाहर थे। उनके परिवार वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन किया। आग बुझाने बड़ी संख्या में पुलिस बल आई। इस दौरान वहां कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। एक पूरा कमरा नोटों से भरा मिला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फरमान सुना दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाई कोर्ट वापसी के खिलाफ है। बार एसोसिएशन का कहना है कि न्यायपालिका ही जब भ्रष्टाचारी जज को सजा नहीं देगी तो कौन देगा। ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती। ये बेहद संगीन आरोप है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलना चाहिए। लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शनिवार को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK ने राज्यों की पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई को कानूनी दायरे में भी लाया जा सकता है। आइए जानते हैं और उन्होंने क्या कहा। सीएम स्टालिन ने राजनीतिक और कानूनी कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का समर्थन किया। वहीं परिसीमन बैठक आयोजित करने को लेकर स्टालिन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने कहा, परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मणिपुर 2 साल से जल रहा है लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि उनके पास उन्हें सुनने के लिए सांसद नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से धन और कानूनों पर अधिकार खो देंगे। छात्र, महिलाएं, किसान प्रभावित होंगे। इससे पहचान खतरे में पड़ जाएगी। हमारे अपने देश में हमारे पास राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे। उन्होंने पैनल का नाम फेयर डिलिमिटेशन के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी रखने का प्रस्ताव रखा और राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा, हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। उन्होंने आगे कहा, अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई जरूरी है। बिहार में इफ्तार पार्टी पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा है और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि INDI इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं।
बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते हैं। नीतीश कुमार शिवरात्रि में भी शामिल होते हैं, आगे रामनवमी में भी शामिल होंगे। विपक्ष वोट बैंक के लिए सब कुछ करता है। एनडीए सबके साथ और सबके विकास की बात करता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। तेजस्वी पहले मंदिर गए और फिर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। पूजा में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने पहले तिलक लगाया और इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी पहनी। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि तेजस्वी टीका भूल गए और टोपी पहन ली। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी वाले दोहरा मापदंड अपनाते हैं। हम इफ्तार का आयोजन करें तो निशाना साधते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो तो चुप्पी साध लेते हैं। हम तो टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च रविवार को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे। वहीं 24 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इफ्तार की दावत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में शुक्रवार को आतंकवाद को लेकर गरजे। इसी के बाद अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अमित शाह से जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल पूछे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या सवाल पूछे। जयराम रमेश ने कहा, उन्होंने दुनिया भर की बातें की, लेकिन असली बात यह है कि वो जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाएंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अपनी स्पीच में उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा देने को लेकर कुछ नहीं कहा। जयराम रमेश ने कहा, हमने मांग की कि आप जम्मू कश्मीर के पूर्ण दर्जा देने को लेकर बताइए। आप दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति बदल गई है, तो आप उसको पूरे राज्य का दर्जा क्यों नहीं वापस लौटाते। उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और विकास पर बोलते हुए कहा, आतंकवाद पर पीएम मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त कर सकती है और ना ही आतंकवादियों को। जयराम रमेश ने आगे कहा, हमने फिर सवाल उठाया कि आप जनगणना कब कराएंगे। 2021 में करनी थी। जनगणना ना कराने का एक नतीजा ये है कि करीब 14 करोड़ भारतवासियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं मिल रहा है। 15 करोड़ भारतवासियों को राशन नहीं मिल पा रहा है। 4 साल हो गए हैं, लेकिन जनगणना नहीं हुई। इस पर भी गृह मंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार टकराव की नौबत आ चुकी है। अब एक नया खुलासा हुआ है, जिससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका गुपचुप तरीके से चीन के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की योजना बना रहा था। एलन मस्क से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने मस्क को कुछ गोपनीय दस्तावेज देखने से रोक दिया था, जिनका संबंध चीन के खिलाफ संभावित युद्ध से था। इस खबर के सामने आते ही अमेरिकी रणनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन चीन को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका आखिरकार किस तरह की योजना बना रहा था। अमेरिका पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि अगर चीन ताइवान या दक्षिण चीन सागर में किसी अमेरिकी सहयोगी पर हमला करता है तो वो सैन्य जवाब देने के पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में एक सर्वे में भी ये बात सामने आई कि अगर चीन ने अमेरिकी जहाजों या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक भी युद्ध के समर्थन में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति कई बार आक्रामक रही है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी चीन के खिलाफ कई आर्थिक और सैन्य कदम उठाए हैं। हालांकि ट्रंप ने खुद को युद्ध से दूर रहने वाला नेता बताया है, लेकिन उनके कार्यकाल में चीन और अन्य देशों के साथ तनाव कई बार चरम पर पहुंचा है। अब अगर चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ता है तो ये साफ संकेत हो सकते हैं कि वॉशिंगटन किसी न किसी स्तर पर सैन्य तैयारी कर रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को नागपुर हिंसा मामले में अब तक हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सभी दंगाइयों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हालिया हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धारित
नागपुर यात्रा प्रभावित नहीं होगी। सीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दंगाइयों की पहचान की जा रही है और अब तक 109 दंगाइयों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से 18 नाबालिग हैं। उन पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने दंगे को लेकर पोस्ट किया है, उन पर भी दंगे भड़काने के आरोपों में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दंगे भड़काने वाले पॉडकास्ट की भी जांच की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंसा और आगजनी में जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उन्हें आने वाले 3 से 4 दिन में मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इंटरनेट से पाबंदी हटाने पर विचार किया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन उस संदर्भ में थे, वो भी मैंने पुलिस आयुक्त और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सबके सामने रखे हैं। मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए। क्रिकेट में खिलाड़ियों के साथ साथ कमेंटेटर्स भी अपनी कमेंट्री के जरिए मैच के रोमांच बढ़ा देते हैं। आईपीएल 2025 के लिए भी एक बड़े कमेंट्री पैनल का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बार पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान कमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं है। आइए जानते हैं क्या कारण है। पिछले कई सालों से बतौर कमेंटेटर हर एक बड़े क्रिकेट इवेंट में नजर आ रहे, लेकिन इस बार लिस्ट में उनका नाम ना देखकर हर कोई हैरान है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस बार इरफान पठान आईपीएल में कमेंट्री क्यों नहीं करेंगे। इस पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ बोलने की वजह से इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से बाहर रखा गया है। कुछ खिलाड़ियों ने पठान की कमेंट्री को लेकर शिकायत की थी। इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था कि इरफान उन पर निजी कमेंट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान इरफान पठान ने कुछ खिलाड़ियों को लेकर जो बातें की थी उसी वजह से ऐसा हुआ है। वहीं ये भी दावा किया गया है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी कमेंट्री के बाद एक खिलाड़ी ने उन्हें फोन पर ब्लॉक भी कर दिया था। इरफान पठान कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ निजी एजेंडे के तहत बोल रहे थे, जो सिस्टम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा उनका एटीट्यूड भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इस वजह से बीसीसीआई उनसे नाराज है। बता दें कि पहला मौका नहीं है। इससे पहले संजय मांजरेकर को भी खिलाड़ियों की शिकायत के बाद कमेंट्री पैनल से हटाया जा चुका है। वो कुछ सालों तक कमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं बन सके थे, हालांकि बाद में उनकी वापसी हुई थी। दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।